जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच जामा मस्जिद में मैं यहाँ आज आप लोगों के बीच अपनी एक कैंपेन सेव इंडिया कैंपेन के लिए हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने जामा मस्जिद को इसलिए चुना क्योंकि एक बहुत ही पाक जगह, एक नायाब जगह है और जहाँ से सारे धर्म सारे जातियों के लोग आते हैं। सेव इंडिया आंदोलन जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो कश्मीर से शुरू कर रहा हूँ, कश्मीर से। और कश्मीर से इसलिए क्योंकि कश्मीर जो हमारा सर है और सर से लेके पैर तक यानी कि कन्याकुमारी तक मैं जाऊँगा। और मेरा आंदोलन बेसिकली कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक नहीं होता, मैं सामाजिक मुद्दों पे बात करता हूँ, मैं बैड गवर्नेंस के ऊपर बात करता हूँ। और बताना चाहूँगा भाई और बहनों कि आप इस बात को देखें कि सेव इंडिया के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने एक बात कही थी कि हमने 370 हटाया, तो मैं 370 का जो असर है उस असर को देखने के लिए जा रहा हूँ श्रीनगर। वहाँ के विभिन्न संगठनों ने मुझे इन्वाइट किया है। बताना चाहूँगा उसमें काफ़ी सारे यूथ एक्टिविस्ट हैं। हज़रत बल और शंकराचार्य का आदि मंदिर से दोनों ही सफ़र में करूँगा। अवंतीपुरा और अनंतनाग, पुंछ, दोडा, जितने भी ज़िले हैं वहाँ की जो समस्याएं हैं, वहाँ के लोगों की, वहाँ के जो घोड़े वालों की समस्या है, वहाँ के जो टूर ऑपरेटर्स की समस्या है, जो दल झील पे जितने भी शिकारा वालों की समस्या है, वो मैं आपको शेयर करने वाला और बताने वाला हूँ कि सरकार ने जितने भी कार्यक्रम किए अब तक, और उन्होंने जो बताया पिछले 5 अगस्त को उन्होंने ये किया था और 5 अगस्त में ये राम जन्मभूमि का किया। अयोध्या का सफ़र भी मैं करूँगा, लेकिन शुरुआत अगले हफ्ते फ्राइडे से कश्मीर का मैं शुरू कर रहा हूँ। सेव इंडिया कैंपेन आप सबको जोड़ने की कैंपेन है। हमारे देश में बेरोजगारी का मुद्दा था, 2 करोड़ नौकरी की, आज की डेट में 15 करोड़ नौकरियां जा चुकी है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हमारे देश में जितने भी रिक्शा वाले हैं, जो ऑटो उद्योग के लोग हैं, जो 4 महीने से अपने घर बैठे रहे, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। जो लोग ये कहते हैं कि नेता लोग जाते नहीं जाते, लेकिन हम लोग यूथ बागी हैं। मैंने हमेशा बोला मैं बागी श्रद्धानंद के रेबल, और रेबल को सरकार पसंद नहीं करते। मैंने सांबित पात्रा जी से, निर्मला सीतारमण जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कई सवाल किए, उनका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। वो बात करते हैं जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों को, पंडितों को बसाने की, आज यूपी में ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। तो एक देश में 2 पैमाने नहीं चल सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन होगा, क्योंकि मैं कभी भी असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। आपके नेता गृह मंत्री जी अमित शाह जी, इनके पोस्टर लगते हैं साउथ एक्स में कि इन्होंने कोरोना को भगा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमसे थाली पिटवाए, दिए जलाए, तब 15,000 लोग कोरोना से पीड़ित थे, आज 15 लाख से ऊपर है। तो जवाब यहीं पे मैं क्यों बोलूं कि आप सही या गलत हैं। आप कहते हैं ना आंकड़े बताते हैं, तो आंकड़े ही बताएंगे। लेकिन अब वक्त आ गया कि आप सड़क पे आइए। आपको हमने सड़क से संसद तक भेजा था। मैं आपसे वादा करता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको दोबारा संसद से सड़क तक लाया जाएगा। ये जनता की आवाज़ है, कोई निजी आवाज़ नहीं है। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे आपकी तारीफ की जाएगी, लेकिन बशर्ते कि आप अच्छा कार्य करें। आप जब से राजकाल में आए, जब से आप गवर्नेंस में आए, लोग विखंडित हुए, लोगों की नौकरी गई है, लोगों पे गलत मुकदमे दर्ज हुए हैं। विभिन्न संगठन, आज देखिए डॉक्टर कफील खान, उनके लिए हम प्रयासरत हैं। हमारे संगठन के लोग इलाहाबाद में उनका केस लड़ रहे हैं। मेरी मिसेज, वो भी लॉ प्रोफेशन से, वो उनके केस को असिस्ट भी करने के लिए तैयार हैं। अखिल गोगोई जो असम के एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, किसानों के एक्टिविस्ट, आज उन पे आप NSA लगा देते हैं। मैं लॉ प्रोफेशन से हूं, तो बीजेपी के किसी अधिकारी का पावर नहीं है कि मुझे जेल में भेज दे, क्योंकि कानून का जवाब तो कानून से देंगे ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट है। जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में बहन फौजिया राणा, जो कि मुनव्वर राणा की बेटी और मेरी साथी हैं, जब आप उन पे मुकदमा दर्ज करते हैं तो मुझे दुख होता है। आप उनके पोस्टर लगाते हैं लोगों के कि इन लोगों के ऊपर पैसे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आपको अधिकार नहीं है। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? भाई और बहनों, आज की आवाज़ केवल सेव इंडिया के लिए 1300 आर्टिकल, जिसमें मौजूदा जितने विधायक और सांसद हैं, जिनको सरकार से ये फंड मिलता है, वो अपने क्षेत्र में कितना काम कर चुके हैं और कितना काम नहीं किया, और वो पेमेंट की क्या स्थिति है, उसको हर महीने में आप लोगों में पब्लिक करूंगा। आप मेरे पेज पे आके देख सकते हैं। दूसरी एक बात और है, मैं इस मुल्क को हिंदुस्तान के नाम से नहीं जानता। मैं इस मुल्क को हिंदुस्तान के नाम से नहीं जानता, मैं इस मुल्क को भारत के नाम से जानता हूँ। यही नाम है ना हमारे मुल्क का। आज आप मुल्क का नाम बदलने में लगे हैं। आप इलाहाबाद को प्रयागराज कर देते हैं। भाई नाम बदलते रहिए, काम बदलें, काम करें, काम करें। काम की बात होती है, अगर आप काम करेंगे आपको तारीफ मिलेगा। कोई भी जातिगत नहीं है, कोई भी व्यक्तिगत नहीं है। मेरी कश्मीर की यात्रा, कश्मीर के जितने नेताओं को आपने PSA के अंतर्गत बंद कर रखा है, उमर अब्दुल्ला हमारे युवा साथी हैं, आप उनको नज़रबंद करते हैं। आखिर 1 साल से ज़्यादा क्यों बंद कर रहे हैं भाई? क्या वो आतंकवादी हैं?
उनका जुर्म क्या है? आज अखिल गोगोई, वो तो हिंदू हैं, आप उनको बंद कर देते हैं, वो किसानों की आवाज़ उठाते हैं। आज डॉक्टर कफील खान, जिन्होंने गोरखपुर में इतने लोगों को चमकी बुखार से बचाया, उन्होंने अपनी भावना शेयर किया, आपने जेल में डाल दिया। आज उनकी जमानत नहीं होती। इलाहाबाद में 14 तारीख की डेट होती है डॉक्टर कफील खान के लिए, तो तुरंत ऑर्डर आ जाता है कि 14 और 15 को सैनिटाइज होगा, ताकि उस दिन तारीख ना पड़े, ताकि उस दिन जज ना आए। क्या ये इंसाफ है? अगर आपको बात करनी है, एक मंच से आपके नेता भागे थे, मेरे मंच से, याद होगा आप लोगों को। हर मंच से भागना पड़ेगा। आपने कितनी काम किया सेंट्रल गवर्नमेंट में। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है। सबसे ज़्यादा क्राइम का रिकॉर्ड जो है वो उत्तर प्रदेश में है। पत्रकार की हत्या होती है, बलात्कार की घटना होती है। ये जो जगह है, ये बहुत ही पवित्र जगह है, जामा मस्जिद, बेहद पवित्र जगह। हमारे यहाँ हर मंदिर, हर मस्जिद जो है, हर गिरजाघर जो है, हर गुरुद्वारा पवित्र होता है। लेकिन आप लोगों ने हमें बांटने का लगातार काम किया। अनुराग ठाकुर जी ने इसी दिल्ली के मंच से बोला था, देश के गद्दारों को गोली मारो। भाई एक बार आके बता तो दो कि देश का गद्दार कौन है और तुम कौन हो गोली मारने वाले? क्या तुम कोई सरकारी तंत्र हो? क्या तुम लॉ विधान हो? तुम क्या हो भाई? गवर्नमेंट काउंसिल हो? और अमित शाह जी, हमेशा से मैं एक बात पूछता आया हूँ, आप लोगों ने बोला था अच्छे दिन आएंगे। भैया किसी को 15 लाख नहीं चाहिए, भूल जाइए, नहीं चाहिए। आपका बेटे ने तो कभी क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा। आप गृह मंत्री, आपका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनता है और फिर आप बोलते हैं कि स्वच्छ भारत बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने परिवारवाद के ऊपर इतनी बातें की। माननीय रक्षा मंत्री का पुत्र भी विधायक, आपके ज़्यादातर विधायक के पुत्र विधायक, सांसद के पुत्र विधायक, तो परिवारवाद तो आप फैला रहे हैं। आप लोगों में हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। किसी हिंदू को आपको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। इस देश में हिंदू के दिल में मुसलमान बसता है और मुसलमान के दिल में हिंदू। उसका ताज़ा उदाहरण एक ब्राह्मण आज जामा मस्जिद से अपनी शुरुआत कर रहा है। मुनव्वर राणा जैसे जो विश्व के सबसे बड़े शायर हैं, आपके पार्टी के लोग उन्हें भी गद्दार कह देते हैं। भाई इस देश में देशभक्त होने का पैमाना क्या है? कि हम बीजेपी का टी शर्ट पहन लें या हम आरएसएस का हाफ पैंट पहन लें तो ही हम देशभक्त हैं क्या? हामिद गुल ने कुर्बानी नहीं दी क्या? अशफाक उल्लाह खान ने कुर्बानी नहीं दी क्या? गुरु गोविंद सिंह ने कुर्बानी नहीं दी क्या? भगत सिंह ने नहीं दी क्या? अकेले केवल आप लोगों ने कुर्बानी दी है क्या? 2-4 लोगों का नाम हमें बताइए टेबल पे आके, जिन्होंने देश के पर गुलामी के दौरान कुर्बानी दे दी हो। बीजेपी के 2 नेताओं का नाम तो बताइए। लेकिन मैं आपको गिनाता हूं। आपने ट्रेन बेचा, आपने प्लेन बेचा, आपने हवाई जहाज बेची, आपने बीएसएनएल बेचा, आपने बीएचईएल बेचा, आपने मंदिर बेचना शुरू कर दिया, आपने लाल किले तक को लीज करना शुरू कर दिया। जिस लाल किले के ऊपर आप सवाल उठाते हैं, मेरे पीछे ये देखिए भाई और बहनों, लाल किला आप देखें अफसर जी, जिस लाल किले के लिए आपके पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को आप उसी लाल किले में तिरंगा फहराते हैं। एक काम कीजिए, अगर लाल किले से शिकायत है 2 नए बिल्डिंग बना लीजिए। भाई तिरंगा तो जहां है तिरंगा है, क्यों भाइयों? गलत तो नहीं है? देश तो हमारा एक ही है ना। या हमें कोई ये भी बताएगा कि देश कैसा होता है? आपसे पहले भी लोग देशभक्त रहे। आप एक काम करें, मैं कश्मीर में अगले फ्राइडे, ये जो शुक्रवार आ रहा है, मैं कश्मीर की यात्रा शुरू कर रहा हूं। आप जेल के दरवाजे खोलें। आपने चंद इतने दिनों में जो मुझे भी बैठाया थाने में, आपने बहन ऐमन रिजवी जो परसों मेरे साथ थी, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करती थी, उनके पैर के नाखून तक उखाड़े गए। बहन जी भी हमारे साथ हैं। विचारधारा सबकी एक ही कि देश को बचाया जाए। तो मैं एक बात आपको बोलूँगा, आप जेल के दरवाजे खोलना शुरू करें, खुले करें। आपके जेल में जगह कम पड़ जाएगी। जेल में घुसने वालों की तादाद लाखों नहीं करोड़ों में होगी। पर एक गारंटी है, आप उनको खाना नहीं खिला पाओगे। जिस तरह आप कोरोना में खाना नहीं खिला पाए, हमने बोला गुरुद्वारे, मस्जिद और मंदिर के दरवाजे खोल दो और चर्च के। और अगर ये संगठन आप लोगों को खाना ना पहुंचा दे अस्पताल में, तो हमारा नाम बदल लीजिएगा। आपने ये करने नहीं दिया। लेकिन आपने जिन लोगों को कोरोना में रखा क्वारंटाइन में, आप उन्हें पानी तक नहीं पहुंचा पाए। एक आध वीडियो नहीं है, लाखों के तादाद पे वीडियो। भाइयों गलत तो नहीं बोल रहे? देखिए, देश के जितने भी लोग हैं ना, बहुत त्रस्त हैं। जब से आप आए हैं, आपके सारे सिद्धांत फेल हो गए। नोटबंदी, आपने बोला काला धन आएगा, वो आएगा। अरे भैया, आपने हमारा सारा धन ही ले लिया। हमारे औरतों के जो छोटे मोटे धन होते थे ना कि ब्याह शादी इमरजेंसी के लिए बचा हुआ रहेगा, आपने वो तक जीएसटी में ले लिया। उसके बाद आपने कमाल कर दिया। एक और थोड़े पीछे आपने कमाल कर दिया। बेहतरीन जो आपका अचीवमेंट है वो भी मैं आपको गिना देता हूं। आपने बोला हम पाकिस्तान के अंदर घुस गए, आज चाइना हमारे अंदर घुसा हुआ है।
कभी आप बोलते हो आ गया चाइना, कभी बोलता चाइना टेबल टेनिस, कभी 2020, कभी टेस्ट इंडिया। भैया डिसाइड तो कर लीजिए कि गृह मंत्री जी और आप दोनों में से सच कौन बोलता है। आपने बोला आत्मनिर्भर बनो, यकीन मानिए देश की जनता का आत्मा ही आपने ले लिया। और पहले भी मोदी जी आपने एक दिन बोला था कि मैं चाय बेचता था स्टेशन पे, अब लोग ये कहते हैं कि स्टेशन को चाय वाला बेच रहा है। भाई एक बार तो ताली हो जानी चाहिए भाई यार। ये ताली इसलिए, देखिए हमारे देश के लोग कितने बेहतर हैं कि जब हम किसी के विरोध में भी बोलते हैं ना तो भी वो अपशब्द नहीं बोलते। लेकिन आपने लखनऊ, मुरादाबाद, शाहीन बाग में जितने भी लोग हैं ठोक के मुकदमे लगाए। आप जामिया के अंदर घुस गए, आपने छात्रों में लठ बजाया, आपका दिल नहीं पसीजा। जिन लोगों ने जामिया के छात्रों को मारा, क्या उनके बच्चे छात्र नहीं है? क्या वो कभी छात्र जीवन में नहीं रहे? क्या उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा? वो अपने लेबोरेटरी के अंदर थे, लाइब्रेरी के अंदर थे, वो वीडियोज आपके सामने, आपने इंक्वायरी बैठा दी। कोरोना काल में आपने लोगों को बोला घर से बाहर मत निकलो, कोरोना है, कोरोना है। एक मास्क ना पहने तो औरतों के सामने उनके हस्बैंड्स की पिटाई करी, किसी को तो फ्रैक्चर भी आया, कई वीडियोज हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी और आपकी टीम राजस्थान और मध्य प्रदेश का नेताओं का अदला बदली कोरोना काल में करते रहे, तब ये सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ चला गया था? ये कोरोना बड़ा सेकुलर है, जहाँ बीजेपी की बात आती है कोरोना किनारे हो जाती है। अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव होते 2 दिन बाद यस आई एम अमित शाह, शाहों के शाह, कोरोना का हरा दिया। और भाई और बहनों एक बात और बोलूँगा, कभी भी किसी फिल्म इंडस्ट्री की जो सेलिब्रिटीज़ है ना, इन पे ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिएगा। जैसे कि अमिताभ बच्चन नानावती अस्पताल के डॉक्टरों को धन्यवाद दे रहे थे, आज से 4 साल पहले गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर थे। आओ कभी राजस्थान में, कच्छ में आओ। अरे भाई, जब हमारे सरकार के डॉक्टर इतने अच्छे हैं, हमारे अस्पताल इतने अच्छे हैं, दिखा दीजिए इनको एक बार। ये बोलते हैं ना कि अस्पताल अच्छे हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते भाई? तो फिर अमिताभ बच्चन सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं करवाते? नानावती अस्पताल में क्यों जाते हैं? मैं बताता हूं क्यों जाते हैं। क्योंकि नानावती अस्पताल का जो ग्रुप है उसका नाम है रेडिएंट ग्रुप, और अमिताभ बच्चन जी उसी रेडिएंट ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। तो एडवर्टीजमेंट है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे को बहुत अच्छा इलाज दे रहे हैं। 2 लाख रुपए दिन का खर्चा है, 2 लाख। और जब आज तक कोरोना की कोई दवाई बनी ही नहीं, तो अस्पताल वाले 2 लाख की कौन सी दवाई देते हैं भाई साहब? आप सुन रहे हैं ना मेरी बात को? हम बात मुद्दों की करते, पर एक रिक्वेस्ट अगेन, कोई भी मोदी जी को गाली ना दें, कोई भी किसी के परिवार को, क्योंकि माता बहनें सबकी एक है। और दूसरी एक बात मैं बोलूंगा, जामा मस्जिद में खड़े होकर बोल रहा हूं और फक्र के साथ बोल रहा हूं, कौन सा गवर्नमेंट जॉब मिल गया, लेकिन एक तड़ीपार जो वो गृह मंत्री बन गया, एक 12वीं पास जो है वो शिक्षा मंत्री बन जाता है, स्मृति ईरानी जी। तब बहुत दुख होता है, तब लगता है कि मुल्क तब भी गुलाम था और मुल्क अब भी गुलाम है। बोलो भाइयों, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बराबर ना? मास्क हटा के बोल सकते हो भाई, कोई मुकदमा नहीं लगेगा, गारंटी है। और खुदा के दरवाजे पे भी डरेंगे तो फिर खौफ कैसा? मेरी बात, एक बात मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। आज जब मैं लोगों के बीच आता हूं, आइए अक्सर मैं भाइयों के बीच आता हूं, अक्सर उसका एक कारण है। लोग कहते हैं ये केवल मीडिया में बोलता है, एसी में बैठता। भाई सीधी बात है, मैंने जितने वीडियोस रेबल सदानंद पति, आज 9 करोड़ से ज़्यादा लोग आपके टीम में, जिसमें जजेस भी हैं, एसपी भी हैं, डीआईजीज भी हैं, और विभिन्न दलों के नेता और वर्तमान के एमएलएज भी हैं, सभी का, इवन बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि रेबल भाई आप जो बोल रहे हो ना, वो हम पार्टी में रह के नहीं बोल पाते, क्योंकि पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। आप एक बात देखिए, आज सुब्रमण्यम स्वामी जी बोलते हैं गलत है, लेकिन सुब्रमण्यम की आवाज़ रोक दी जाती है। आज बाढ़ का कोई वीडियो नहीं आ रहा है, नीतीश कुमार बिहार से, उनका बाढ़ का कोई वीडियो नहीं आ रहा है, राइट? लेकिन अमित शाह जी बिहार में बाढ़ में 10,000 एलईडी लगा देते हैं। बिहार आना, कभी बिहार में बताएंगे बिहारी की ताकत, बिहारी हूँ जमशेदपुर से। और सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, सेंट मैरीज इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल जमशेदपुर, सुशांत जी की आखिरी मूवी उसी स्कूल में शूट हुई है, मैं उस स्कूल का हिस्सा हूँ, और आवाज़ हमने उनके लिए भी उठाई है। हम कभी किसी समुदाय के बारे में बात नहीं करते। आपके यहाँ जितने भी लोग हैं, नई नई योजना कर रहे हैं, आप बिल्डिंगों को भगवा रंग दे रहे हैं। अरे रंग से तरक्की करोगे? आप तिरंगा को देखो, देखो ये भगवा है, तो कहाँ खड़ा हूँ भाईजान? क्या नाम है भाई? आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम साहिल। साहिल भाई। अब भाई मैं तो साहिल भाई के साथ खड़ा हूँ और मुझे इनसे डर नहीं लगता। आपने बोला मुसलमान आपके घर बढ़ जाएंगे, वो कपिल मिश्रा या पता नहीं कौन था, वो कोई था, उसे ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, वो इस लायक नहीं है।
उसने बोला था आपके घर बढ़ जाएंगे। भाई आज मैं खुदा के घर में हूँ, डर लगता है क्या मेरे से भाई? नहीं भाई, आपसे डर क्यों लगेगा भाई, आप तो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। मेरे दोस्त बहुत लड़ लिए, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। दिल्ली में आपने दंगे करवाए और दिल्ली में आपकी शिकस्त हुई। दिल्ली वाले जगे हुए हैं, बिहारी तैयार हैं, बंगाल में आपका घंटा कुछ नहीं होगा। आज आप जान लीजिए, ममता जी बैठी हैं, अगली बार किसी को भी वोट दो ना, अपने चाचा फूफा मौसा को समझ के मत देना। वोट उस आदमी को दो जिसका क्रिमिनल केस ना हो, जिसका क्रिमिनल केस ना हो, क्योंकि उस जगह में जाके वैसे ही सब क्रिमिनल बन जाते हैं और जो पहले ही से क्रिमिनल है वो तो उस जगह को आतंक का गढ़ बना देगा। और यही लोग हमारे आपके जैसे लोगों को आतंकवादी डिक्लेयर करते हैं। इन्हीं बातों के साथ जामा मस्जिद में मेरे सारे युवा साथियों के साथ #सेव इंडिया करोड़ों जो है ना, ये जो नेताओं के परिवार, इनको हिला के रखा है जी, इनको हिला के रखा है। निर्मला जी अपने कमरे में घुस गई हैं। निर्मला जी ने बोला था मध्यम वर्ग परिवार की कमाई 6 लाख से 18 लाख है, एक जज की तनख्वाह 1.5 लाख यानी कि साल की 18 लाख है। तो क्या एक जज मध्यम वर्ग परिवार से होता है? जबकि आप ही की कोर्ट बोलती है कि वो क्रीमी लेयर में आते हैं, हाई स्टैंडर्ड। तो मोदी जी, स्मृति ईरानी जी ने कई बार चूड़ियां भेजी थी हमारे पूर्व के माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। जब पेट्रोल 70 रुपये लीटर था, माननीय स्मृति ईरानी जी चूड़ी में जामा मस्जिद से खरीद के आपके घर ले आता हूँ, जरा मोदी जी को भी भेज दीजिए। गलत तो नहीं भाई? गलत तो नहीं ना भाई? गलत तो नहीं ना? एक बार जोर से बोल दीजिए भाई, गलत है क्या? निर्मला जी बोलती है हमने 1,20,000 करोड़ दे दिए। भैया आए क्या 1 आध रुपए? 1 आध रुपए आए क्या? भाई साहब को 1 पैसा नहीं मिला, दिखा रहे यार। 1 पैसे से काम बन जाएगा क्या? नहीं, 1 पैसा नहीं मिला। भाई और बहनों, कौमी एकता को बनाए रखिए। ये 2-4 मूर्ख जो नेता है भगवाधारी और 2-4 जो टोपीधारी, दोनों का नाम लूंगा भाई, दोनों ही है, दोनों ही है। हर कौम में दिक्कत है, पर हर कौम की एक अच्छी बात है। क्यों ना हम कौम की अच्छी बात को लें? हम यहाँ कुरैशी के कबाब खाने आते हैं। सुनिए भैया, 20 साल से एक कुरैशी जी का कबाब खाने आते हैं, यहीं पे करीम्स में खाना खाने आते हैं, यही चांदनी चौक का साड़ी खरीदते हैं। और आपको एक बात और बता दें मेरे भाई, एक बात और बता दें, ये बीजेपी के नेता जो बोलते हैं इनकलाब, एक बार आवाज है, इनकलाब बोलते हैं ना, वो इनकलाब का नारा किसने दिया था? हसरत मोहानी साहब ने। और वो कौन से समुदाय से आते हैं ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। नारा लगाते हो इनकलाब का, हसरत मोहानी जो को उन्नाव गए और बातें करते हो CA NRC की। 56 इंच का सीना देखा, 56 इंच का सीना देखा, देखा शेर की चाल, कमाल करते हो मियाँ, आज हम पे भौंक रहा है नेपाल। बराबर, आज नेपाल कहता है कि भगवान राम नेपाली थे। बराबर, अयोध्या नेपाल में था। तो भाई साहब, आप इतिहास को तो बदल ही रहे हो, अब तो भूगोल बदल रहा है। आपकी आवाज